हेलो स्टूडेंट, मैं एस यादव आपका ही कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय कौन सा पढ़ रहे हैं? 5वां। और इस अध्याय के अंदर आज जो भाग पढ़ेंगे हम कौन सा है? भाग नंबर 4। अध्याय का नाम क्या है हमारा? प्राथमिक क्रियाएं। इससे पहले हमने कई प्राथमिक क्रियाएं पढ़ी हैं, जैसे आखेट, भोजन संग्रह, कृषि और कृषि की विभिन्न पद्धतियां। आज बच्चों जो हम पढ़ेंगे वो क्या है? हमारा खनन है। तो देखिए बच्चों, आज के अध्याय के अंदर मैं आपको खनन और खनन करने की कई विधियों के बारे में बताऊंगा बच्चों। तो देखिए, आपने नाम तो सुना होगा खनन। तो खनन किसे कहते हैं? खनिजों को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों? खनन कहा जाता है। खनिज भी कई प्रकार के होते हैं बच्चों, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज। तो देखिए, इन खनिजों को जब निकाला जाता है तो निकालने की अनेक विधियां होती हैं। और इन विधियों की यदि बात करें तो बहुत सारे खनिज तो देखिए धरातल के ऊपरी सतह पर भी पाए जाते हैं, या थोड़ा सा ऊपरी आवरण हटाकर भी निकाला जा सकता है। लेकिन बच्चों, कुछ खनिज ऐसे भी होते हैं जिन्हें अत्यधिक गहराई से निकाला जाता है। उसके लिए हमें क्या बनाने पड़ते हैं? विभिन्न प्रकार की विधियों को अपनाना पड़ता है। और ऐसी विधियों को हम कहते हैं कूप की, यानी कुएं खोदकर या अत्यधिक गहराई में ड्रिल करके देखिए खनिजों को निकाला जाता है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? खनन। आप राजस्थान का देखिए एक यहां पर खनन का चित्र देख रहे होंगे, और इसके अंदर आप विभिन्न प्रकार की मशीनों को भी देख रहे होंगे। तो इसके अंदर देखिए ऊपरी आवरण को हटाकर क्या निकाला जा रहा है? खनिज निकाला जा रहा है। अब हम इसके अंदर पढ़ते हैं बच्चों। देखिए, प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग औजार बनाने, बर्तन बनाने एवं हथियार बनाने तक ही सीमित था। यानी बात करें जब टेक्नोलॉजी कम थी, उस समय की बच्चों बात करें तो देखिए खनिजों को किसके काम में लेते थे? कुछ औजार बनाने के लिए, तो देखिए उसके अलावा बर्तन बनाने के लिए, और देखिए शिकार के लिए किसकी जरूरत पड़ती थी? हथियारों की जरूरत पड़ती थी। तो हथियार बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसका वास्तविक विकास औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही संभव हुआ एवं निरंतर इसका महत्व बढ़ता रहा। तो बच्चों, खनन की जो प्रोसेस है वास्तविक रूप से तो प्रारंभ कब होती है? औद्योगिक क्रांति के बाद प्रारंभ होती है। आगे पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक अपनी पाठ्य पुस्तक में 2 ही कारक दिए हैं। वैसे तो खनिज की देखिए प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो इसे अनेक कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, लेकिन अपनी पाठ्य पुस्तक के अनुसार देखिए कितने हैं? 2 कारक। पहला कारक देखिए दिया हुआ है भौतिक कारक। भौतिक में देखिए जिनमें खनिज निक्षेप, निक्षेप का अर्थ देखिए एक तरह से हम कहते हैं जमाव। निक्षेप का अर्थ क्या होता है? जमाव। निक्षेपों के आकार, श्रेणी एवं उपस्थिति की अवस्था को सम्मिलित करते हैं। उपस्थिति का मतलब कि ऊपरी सतह पर या अत्यधिक गहराई में कहाँ खनिज पाए जाते हैं, उनकी स्थिति क्या है। तो ये कौन से कारक हैं? भौगोलिक कारक हैं। और देखिए दूसरा कारक आता है बच्चों आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में देखिए जिनमें खनिज की मांग, विद्यमान तकनीकी ज्ञान एवं उसका उपयोग, और उसके बाद उसकी अवसंरचना के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी एवं यातायात व श्रम पर होने वाला व्यय। अब देखिए खनिजों को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक कौन सा? आर्थिक कारक। और आर्थिक कारक में अनेक चीज़ों को शामिल किया गया है, जैसे पूंजी, क्योंकि बहुत सारे खनिज ऐसे होते हैं जिनमें अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। और देखिए यातायात, क्योंकि खनिज क्या है? कच्चे माल हैं। कच्चे माल को लाने ले जाने के लिए अच्छे यातायात यानी परिवहन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद देखिए खनन प्रक्रिया के अंदर अनेक प्रकार के श्रमिक चाहिए। कुशल और अकुशल दोनों तरह के श्रमिकों की आवश्यकता होती है, इसलिए सस्ता श्रम भी चाहिए। और उसके अलावा देखिए, और यदि हम देखते हैं टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की बात करें, देखिए मानव का ज्ञान ही क्या है? तकनीकी है। और तकनीकी बहुत सारे अत्यधिक गहराई से जब खनिज निकाला जाता है तो उसमें अत्यधिक तकनीकी की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से खनन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं? 2 कारक हैं। एक कारक भौतिक कारक और दूसरा बच्चों कौन सा है?
आर्थिक कारक। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए बच्चों, और अपने इसमें आता है खनन की विधियां। और अपने यहां पर देखिए खनन की कितनी विधियां बताई गई हैं बच्चों? 2 विधियां बताई गई हैं। 2 कौन कौन सी हैं? एक धरातलीय खनन और एक दूसरा कौन सा आता है? भूमिगत खनन। और दोनों विधियों को देखिए एक और नाम से भी जानते हैं, जैसे विवर्त खनन विधि और कूप की खनन विधि। दोनों विधियों को विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन ये दोनों विधियां किसके आधार पर बताई गई हैं? उपस्थिति की अवस्था एवं अयस्क की प्रकृति के आधार पर। सीधा सा है उपस्थिति। उपस्थिति का मतलब कि खनन ऊपरी सतह पर है या पृथ्वी के अत्यधिक गहराई में पाए जाता है। दूसरा देखिए आता है अयस्क की प्रकृति, यानी अयस्क खनिज देखिए जो एक तरह से मूल रूप से जो निकाले जाते हैं, किसके रूप में निकाले जाते हैं? अयस्क के रूप में निकाले जाते हैं। तो उसकी प्रकृति के आधार पर भी देखिए हम यहां पर इनको क्या करते हैं? 2 विधियों में विभक्त करते हैं, एक धरातलीय और दूसरी विधि कौन सी है? भूमिगत। धरातलीय जो विधि है इसको कहा जाता विवर्त खनन विधि, और भूमिगत जो खनन विधि है उसको देखिए कहा जाता कूप की खनन विधि, यानी ये अत्यधिक गहराई में भूमिगत। और दूसरा है धरातलीय, धरातल की ऊपरी सतह के ऊपर देखिए खनिज पाया जाता है, इसके लिए इसको क्या नाम दिया गया? विवर्त खनन, यानी ऊपरी आवरण को हटाना और हटाने के बाद देखिए खनन करना। सीधा सा है, यहाँ लागत कम आती है, यहाँ लागत अधिक होगी। यहाँ अत्यधिक टेक्नोलॉजी चाहिए क्योंकि गहराई से खनन करना है, और यहाँ पर देखिए अगर उन्नत तकनीकी नहीं है तो भी काम चल जाता है। इस तरह से अब हम एक एक विधि को पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है धरातलीय विधि, और धरातलीय विधि में जो खनन है उसको क्या कहा गया? विवर्त खनन विधि। विवर्त खनन विधि क्या है? देखिए बच्चों, धरातलीय खनन को विवर्त खनन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो धरातल के ऊपर जो देखिए खनिज पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? विवर्त खनन। दूसरा देखिए, खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, उसे विवर्त खनन कहते हैं। तो सीधा सा इसकी गहराई कैसी होती है बच्चों? कम गहराई होती है, ऊपरी आवरण को हटाकर, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं। विभिन्न प्रकार के देखिए यहाँ पर खनिजों का दोहन किया जा रहा है, और आप देख रहे हैं कि ऊपरी सतह के ऊपर। दूसरे चलते हैं देखिए आगे, और अपने इसके अंदर देखिए यह खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है, क्योंकि इस विधि में सुरक्षात्मक पूर्व उपायों एवं उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च अपेक्षाकृत कम होता है एवं उत्पादन शीघ्र व अधिक होता है। तो देखिए अगर इसकी बात करें, ये लागत कम आती है, इसलिए हमने क्या शब्द लिखा? सस्ता। दूसरी एक बात इसकी जो विशेषता आती है, सुरक्षात्मक उपाय कम अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि अत्यधिक गहराई से नहीं निकाला जाता है, ऊपरी सतह पर ही होता है। तकनीकी भी कम आवश्यकता होती है, सुरक्षा के उपायों को भी कम अपनाया जाता है, लागत भी कम लगती है, और ऐसे खनन को क्या कहते हैं? विवर्त खनन या धरातलीय खनन कहते हैं। अब बच्चों हम दूसरी विधि पढ़ते हैं, कूप की खनन। जैसा कि नाम से ही है, कूप मानी कुआं। कूप को क्या कहा जाता है? कुआं। यानी ये कह सकते हैं या तो देखिए ड्रिल किया जाए, या देखिए गहराई के अंदर कुआं खोदा जाए, जिसे कहा जाता है कूप की। अत्यधिक गहराई से खनन करने की विधि का नाम क्या है बच्चों? कूप की खनन। तो देखिए जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में, किसकी बात कर रहे हैं? गहराई में होता है, तब भूमिगत अथवा कूप की खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का दूसरा नाम क्या है? भूमिगत या कूप की खनन। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, यहां पर एक ड्रिल किया जा रहा है देखिए, और यहां जो निकाला जा रहा है या तो गैस होगी, या देखिए इसके अंदर तरल रूप में क्या पाए जाते हैं? खनिज तेल। तो यहां प्राकृतिक गैस और खनिज तेल निकालने की विधि देखिए कौन सी विधि में आती है? कूप की विधि में। और इसी विधि को हम कहते हैं ड्रिल विधि, क्योंकि यहाँ पर देखिए बोर बनाया जा रहा है, उस बोर से देखिए तेल और गैस निकालने की प्रयास किया जा रहा है, जो इसी विधि का एक प्रकार है। अब आगे बढ़ते हैं देखिए, और यहाँ आप एक चित्र देख रहे होंगे जिसके अंदर देखिए इस तरह से गोल गोल देखिए एक कूप बना हुआ है, कुआं बना हुआ है, अत्यधिक गहराई से खनन किया जा रहा है यहाँ पर, तो इसे हम कूप की कहते हैं। इस विधि में लंबवत कूपक गहराई तक स्थित
हैं, जहां से भूमिगत गैलरियां खनिजों तक, यानी सीधा सा है ये जो गैलरी यानी जो रास्ते होते हैं, इन रास्तों से अंदर तक जाया जाता है। कहां तक? खनिजों तक पहुंचने के लिए फैली हैं। इन मार्गों से होकर खनिजों का निष्कर्षण एवं परिवहन धरातल तक किया जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे पहले तो परिवहन कुएं के अंदर से यानी कूप के अंदर से खनिज को बाहर निकालना धरातल पर, और फिर उसके बाद देखिए इसे आगे प्रोसेस में लेना। तो ऐसे खनन को हम क्या कहते हैं? कूप की खनन कहते हैं। आगे देखिए, इसमें खदान में कार्य करने वाले श्रमिकों तथा निकाले जाने वाले खनिजों के सुरक्षित और प्रभावी आवागमन हेतु इसमें विशेष प्रकार की लिफ्ट बेधक, जिसे देखिए क्या कहा जाता है? बर्मा कहा जाता है। लिफ्ट बेधक या बर्मा, माल ढोने की गाड़ियां तथा वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है। तो सीधा सा है, कूप की खनन यदि हम बात करें जो धरातलीय खनन था उससे क्या है? महंगा है, क्योंकि यहाँ अनेक सुरक्षात्मक उपायों को अपनाना पड़ता है, क्योंकि मानव को अत्यधिक गहराई में जाना होता है और गहराई में जाकर कई समस्याओं का देखिए सामना करना पड़ता है। एक तो देखिए श्वसन का ही, यानी वायु का प्रवाह नहीं होता है। दूसरा देखिए वहाँ अत्यधिक अंधेरा भी होता है, तो वहाँ लाइट की व्यवस्था। वहाँ से खनन करने के बाद देखिए गैलरियाँ बनी होती हैं, परिवहन की देखिए वहाँ गाड़ियाँ होती हैं, जिससे एक तरह से हम कहें कि ट्रोलियों के माध्यम से क्या निकाला जाता है? खनिज को निकाला जाता है। इस तरह से देखिए यहाँ पर काफ़ी समस्याएं हैं बच्चों। आगे देखिए, खनन का यह तरीका जोखिम भरा भी है, क्योंकि आप अत्यधिक गहराई में जब खनन कर रहे हैं तो देखिए किसी भी प्रकार की कोई भू हलचल हो जाए, कोई भी दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि जहरीली गैसें, कोयले की खानों में क्या मिलती है? जहरीली गैसें, आग भी लगने की संभावना रहती है, शॉर्ट सर्किट वगैरह, और बाढ़ के कारण कई बार दुर्घटनाएं होने का भय रहता है। तो देखिए जब अत्यधिक बारिश हो जाती है तो बाढ़ का पानी इसमें भर जाता है। कई बार देखिए इनमें ये कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट होने के कारण भी क्या होती है? आग लग जाती है। और भी देखिए यहाँ पर जैसे कोयले की खानों में क्या पाई जाती है? जहरीली गैसें भी होती हैं, जिनके कारण दम घुटने से व्यक्तियों की यानी श्रमिकों की क्या हो जाती है बच्चों? मौत हो जाती है। इसलिए ये जो कूप की खनन है कैसा है बच्चों? जोखिम भरा है। तो दोनों में हम क्या कर सकते हैं बच्चों? तुलना कर सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उत्पादन की खनन, प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य से पीछे हट रहे हैं। कौन से? विकसित देश, क्योंकि यहाँ जोखिम भरा है इसलिए वो देश पीछे हट रहे हैं, क्योंकि इसमें श्रमिक लागत अधिक आने लगती है, और क्योंकि वहाँ के जो श्रमिक होते हैं कैसे होते हैं? कुशल होते हैं, और उनकी लागत बढ़ने लगती है। दूसरा देखते हैं, जबकि विकासशील देश अपने विशाल श्रमिक, क्योंकि उनके पास और पॉपुलेशन होती है और श्रमिकों की संख्या ज़्यादा होती है, उसमें शक्ति के बल पर अपने देशवासियों के ऊंचे रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं। तो अब देखिए बच्चों, दो तथ्य निकल के आए। विकसित देशों के अंदर खनन कार्य से लोग हट रहे हैं, और विकासशील देशों के अंदर खनन कार्य के अंदर लोग कार्य कर रहे हैं ताकि उनको अच्छी आय प्राप्त हो। और देखिए, अफ्रीका के कई देश, दक्षिणी अमेरिका के कुछ देश एवं एशिया में आय के साधनों का 50% तक खनन कार्य से प्राप्त होता है। तो देखिए ये कुछ क्षेत्र बताए गए जहां पर 50% से अधिक इनकम किससे होती है? खनन क्रिया से प्राप्त होती है। जैसे अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देशों में, दक्षिणी अमेरिका के कुछ देशों में, और उसके अलावा एशिया के महाद्वीप के भी कुछ देशों के अंदर देखिए 50% आय किससे प्राप्त होती है? खनन क्रिया से प्राप्त होती है। तो इस तरह से देखिए बच्चों, ये तो था आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम था खनन, और यहाँ पर आज आपने इसमें खनन की विधियाँ देखी, दोनों विधियों में तुलना की, और उसके अलावा दोनों में तुलना करने के बाद विकसित और विकासशील देशों में इनकी स्थितियाँ भी देखी, और अंत में देखिए
बच्चों हमने इसके अंदर क्या किया, दोनों के बीच में देखिए, यहाँ पर देखिए कि जहाँ 50% से अधिक इनकम होती है वो कहाँ पर होती है, खनन करने वाले देश भी हमने इसमें देखे। इस तरह से अपना आज का ये जो पार्ट है समाप्त हो जाता है और पूरी प्राथमिक क्रियाएं जो देखिए अपनी कोर्स में दी थी, सबसे पहले कौन सी, आखेट, फिर भोजन संग्रह और उसके बाद कृषि और चौथी आर्थिक क्रिया देखिए अपने इसके अंदर जो दी गई थी वो कौन सी आती है, हमारी आर्थिक क्रियाओं में भी प्राथमिक क्रियाओं की बात कर रहे हैं हम, और वो है हमारी खनन। अब देखिए इसके बाद हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो अगले वीडियो के अंदर देखिए मैं लेके आऊंगा उनको। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।